जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वन संरक्षण कानून के बारे में। तो वनों के संरक्षण के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं और क्या प्रोविज़न है उस कानून में, और जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारी चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखिए दोस्तों, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 जो वनों के संरक्षण के लिए ही था। वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट 1972, इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट 1995 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो कहीं ना कहीं ये सभी वनों के संरक्षण प्रदान करने के लिए ही बनाया गया कानून है। लेकिन जो आपको पढ़ना है उसमें सिर्फ आपको पढ़ना 1972 और 1980 वाला अधिनियम, और एग्जाम के दृष्टि से दोनों यही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1972 का अधिनियम और 1980 वाला अधिनियम को। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या प्रोविज़न है, इसको कब से लागू हुआ, इसको समझते हैं दोस्तों। कृषि उद्योगों और शहरीकरण से वनों का काफ़ी कटाव हुआ है। वनों के अधिक कटाव से अनेक वन्य जीव जंतुओं की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है। यानी कि आप लोग जान रहे हैं कि जैसे जैसे वन की कटाव हो रही है, वनों का विनाश हो रहा है, वैसे वैसे प्रजातियां भी विलुप्त होती जा रही, क्योंकि उनकी सारी संरक्षण जो है वनों के द्वारा ही मिलती है। वन्य जीवों के महत्व को ध्यान में रख करके लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यानी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनको संरक्षण करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कदम उठाए हुए हैं। सन 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। तो इसके संरक्षण के लिए देखिए दोस्तों, तो 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के अंतर्गत वन्य जीव पार्क और अभ्यारण्य बनाए गए हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य किस एक्ट के तहत बनाए गए हैं, तो 1952 में भारतीय रिजर्व बोर्ड का गठन किया गया, वन्य जीव बोर्ड का। उसी के आधार पर ही आपके वन्य जीव पार्क और अभ्यारण्य बनाया गया है। 9 सितंबर 1972 को भारतीय संसद के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब? तो 9 सितंबर 1972 को। यह अधिनियम वन्य जीवन संरक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक अधिनियम जो आया 1972 वाला, ये वनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त वन्य जीव संरक्षण को 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 6 अनुसूचियाँ बनाई गई है और सभी अनुसूचियों में इसका प्रोविज़न किया गया है। यह पूर्व में राज्य सरकार के अधीन क्षेत्र का विषय था, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था। यानी कि 1972 में जब लागू हुआ था दोस्तों, तो ये सिर्फ राज्यों के प्रोविज़न में दिया गया था। यानी कि सभी राज्यों को दायित्व दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की एक अलग ही दर्जा प्राप्त था दोस्तों। जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं वहाँ पर कानून लागू नहीं होते थे, लेकिन अब सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। इस अधिनियम को राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में रखा गया। बाद में देखिए दोस्तों, तो इसको राज्य सूची विषय से हटा लिया गया और समवर्ती सूची में रखा गया। यानी कि अब यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व होगा कि इसको संरक्षण प्रदान करे। वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की समाप्त होने के खतरे पर बड़ी प्रजातियों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई गई। यानी कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनको संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है। और खतरे में पड़ी प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समझौते 1976 का सदस्य बना। यानी कि जो प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार से संबंधित है उनका भी समझौते का सदस्य बना। कौन सा सदस्य बना दोस्तों? तो आपके भारत सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मानव और जीवमंडल कार्यालय भी भारत में चलाया गया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मानव जीवमंडल कार्यक्रम है वो भारत में भी चलाया गया। और इसी के आधार पर सिंह के संरक्षण के लिए 1972 में, और बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में, और मगरमच्छ के लिए 1974 में, तथा भूरे रंग का जो हिरण होता है, भूरे रंग का जो मृग होता है दोस्तों, उसके लिए ऐसी परियोजनाएं ही चलाई गई। अब इसके क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? तो ये 72 के कानून हो गए। अब इस कानून में क्या क्या उद्देश्य हैं उसको समझिए, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उद्देश्य को लिखने के लिए कि कानून का क्या उद्देश्य था।
तो यहाँ पर देखिए तो वन्य जीव संरक्षण तथा प्रबंधन को निश्चित करना, यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण और प्रबंधन को निश्चित करने का उद्देश्य रखा गया। साथ में कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य के आसपास 5 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाने वाले सभी प्राणी को टीका लगाना अनिवार्य है ताकि बीमारी न फैले। क्या होता है दोस्तों कि जितने भी आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, पार्क हैं, उसके आसपास यानी इस तो देखें तो एरिया क्या होता है, घेरा होता है, तो घेरे के बाहर कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी तक सभी प्राणी जितने भी जीव जंतु हैं सभी को टीका लगाने की बात कही गई है। वन्य जीवों के शिकार का प्रतिबंध करना तथा वन्य जीवों के उत्पाद वस्तुओं को व्यापार पर भी प्रतिबंध करना, यानी कि वन्य जीव का जो शिकार होता था उसको प्रतिबंध किया गया और वन्य जीवों का जो था दोस्तों व्यापार भी होता था। तो वन जीवों के व्यापार के साथ साथ जो वन उत्पाद होते थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो वनों से उत्पादन होती है, तो उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनाधिकार शिकार करने पर प्रतिबंध, यानी बिना आप अधिकार के बिना आवश्यक चीज़ों का किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं। आगे इसी प्रोविज़न में कहा गया दोस्तों कि चिड़ियाघर का विकास करना, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्यों का संरक्षण एवं विकास के साथ साथ उचित प्रबंधन, यानी कि आप पार्क बनाइए, चिड़ियाघर बनाइए, अभ्यारण्य बनाइए और उनका विकास भी कीजिए और साथ में उनका संरक्षण करने का काम भी इन्हों का उद्देश्य था। इसके बाद जनमानस को वन्य जीवन के प्रति जागरूक करना, यानी कि सभी आम जनों को वन्य जीवों और वन्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, यानी लोगों को बताना कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तेज़ी से विलुप्त हो रही वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन को सुरक्षित करना, जो तेज़ी से वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षण करने का काम और प्रबंधन को सुनिश्चित करने का काम किया गया। संकटप्रद प्रजातियों में विमोहित जनन, यानी संकटप्रद जो प्रजातियां हैं उनको विशेष प्रकार से एक जनन प्रक्रिया के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाए। जो आप इन सूट और एक स्वीट जो कंजर्वेशन पढ़ते हैं दोस्तों, वो उसी प्रकार का संरक्षण का आधार है। इसके बाद अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, चिड़ियाघरों आदि में आग जलना उपकरणों एवं शस्त्रों का विस्फोटक तथा अन्य कोई भी हानिकारक पदार्थों को लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यानी यहाँ पर रखा गया दोस्तों कि आप जो चिड़ियाघर होंगे, जो अभ्यारण्य होंगे, जो राष्ट्रीय पार्क होंगे, वहाँ पर कोई भी जहरीली चीज़ नहीं ला सकते हैं, न कोई शस्त्र ले जा सकते हैं, न ही विस्फोटक सामान ले जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको प्रतिबंध कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्यों में सुविधाएं प्रदान करना एवं सुरक्षा का उचित प्रबंध करना, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य में सुविधाएं प्राप्त हो और साथ ही वहाँ पर सुरक्षा का उचित प्रबंध हो ताकि किसी को नुकसान न पड़े और कोई भी प्रजाति को नुकसान न पहुँचे। राष्ट्रीय पक्षी एवं राष्ट्रीय पशु को मारने या शिकार करने वालों पर 10 वर्ष की सजा का आर्थिक दंड, यानी जो राष्ट्रीय आपका पक्षी है मोर और राष्ट्रीय पशु जो है टाइगर, तो इसको जो है दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि इसका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो अधिनियम की बात कहा गया। तो इस अधिनियम में 7 अध्याय एवं 66 धाराएं हैं तथा वन्य जीवों की 6 योजना और लेखों में सम्मिलित किया गया है। यानी कि इस अधिनियम में देखिए दोस्तों तो 7 अध्याय में वर्णित किया गया है और 7 अध्याय के अंदर 66 धाराएं में बांटा गया है, जिसको 6 प्रयोजनों में उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पर अध्याय 1 में कहा गया है दोस्तों आपका प्रारंभिक धाराएं, जिसमें यहाँ पर 1 से 2 धारा में जिक्र किया गया है, यानी प्रारंभिक धाराएं और धारा इसमें 1 और 2 आते हैं। अध्याय 2 में प्रोविज़न है कि अधिकारियों की पदस्थापना के बारे में, जिसमें धारा का उल्लेख है 3 से लेकर 8 तक। इसके बाद अध्याय 3 इसमें वन्य जीवों की शिकार और आखेट की बात कहा गया है, यानी शिकार करना या आखेट करने के प्रावधान है। ये आपके धारा हो जाएंगे 9 से 17 तक। अध्याय 3 का ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि चिन्हित और विशिष्ट पादपों का संरक्षण, जो प्रजाति चिन्हित किए गए हैं उनको विशिष्ट जो पादप हैं यानी पौधे हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की बात कहा गया है। ये प्रोविज़न है आपका 17A से लेकर 17H तक प्रावधान है। अध्याय 4 में क्या कहा गया दोस्तों, तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क एवं संवृत्त क्षेत्र का वर्णन किया गया है और यह धारा कितना से कितना है, तो धारा 18 से लेकर के 38 तक प्रोविज़न है। अध्याय 4 का
4 क में प्रोविजन है दोस्तों केंद्रीय प्राणी प्राधिकरण का गठन, और यह है धारा 38A से लेकर के 38J तक प्रावधान किया गया है। अध्याय 5 में प्रोविजन है कि वन्य जीवों और व्यापार एवं वाणिज्य, यानी कि वन्य जीवों के व्यापार और वाणिज्य से संबंधित बात कहा गया है अध्याय 5 में, और इसका धारा है आपका 39 से 49 तक। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अध्याय 5 क में क्या प्रोविजन है कि वन्य जीवों से निर्मित विजयंती एवं विनाशी एवं प्राणियों की वस्तुओं को व्यापार एवं अणु वाणिज्यिक का प्रबंध, यानी कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो निशानी प्रजातियां हैं, जो चिन्हित प्रजातियां हैं, उनके व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध किया गया है, इसमें प्रोविजन है। और यह कितना से कितना तक उल्लेख है दोस्तों, तो धारा 49A से 49C तक प्रोविजन किया गया है। अब अगर आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे हम लोग आ जाएगा अध्याय 6। तो अध्याय 6 में है अपराधों की पहचान एवं विधिक प्रक्रिया। यह धारा का प्रोविजन है 50 से 58 तक। इसके बाद अध्याय 7 जो लास्ट है, इसमें विविध प्रावधान है, और विविध प्रावधान में आपका धारा 59 से लेकर के 66 तक प्रोविजन किए गए हैं। अब इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। धारा 1 एवं 2 में कहा गया दोस्तों, शब्दों प्राणियों और प्राणियों से निर्मित जो पदार्थ या वस्तुएं हैं उनको संरक्षित एवं संवर्धित क्षेत्र, आवास, वन्य जीवन, शिकार, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्यों का वर्णित परिभाषा किया गया है। यानी 1 और 2 जो परिभाषा है प्रारंभिक है, इसमें देखिए दोस्तों तो सारी चीज़ों का परिभाषा किया गया है। और किसकी किसकी परिभाषा है, तो प्राणियों की, प्राणियों से निर्मित पदार्थों की, संरक्षित एवं संवर्धित क्षेत्र की, आवास की, वन्य जीवों की, शिकार की, राष्ट्रीय पार्क की और अभयारण्यों का। इसके बाद आगे देखें दोस्तों, तो धारा 3 एवं 4 इसमें डायरेक्टर एवं वन्य जीव संरक्षकों के क्रमशः नियुक्ति से संबंधित है। यानी डायरेक्टर जो होंगे और वन्य जीव संरक्षण के जो भी कर्मचारी होंगे उनके नियुक्ति से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है आपका 3 और 4 में। धारा 8 में है दोस्तों कि वन्य जीव सलाहकार मंडल के कर्तव्य एवं कार्य, यानी वन्य जीव के जो सलाहकार मंडल हैं उनके क्या कार्य हैं, इसका जिक्र इसमें है। आगे देखिए दोस्तों, तो आगे हो जाएगा आपका धारा 9। धारा 9 में है शिकार और आखेट पर प्रतिबंध किया गया है। धारा 18 से 26 एवं 35 से 38 में राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की घोषित करने का प्रावधान है। इसके बाद धारा 39 से 49 में प्राणियों और प्रजातियों की त्वचा एवं अस्थियों से बनी वस्तुओं को बेचने एवं खरीदने के संबंध में प्रावधान है। यानी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं दोस्तों जो बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं प्राणियों से संबंधित, उनके संबंधित प्रावधान आपके 39 से 49 तक हैं। अब धारा देखिए दोस्तों 50 से 58 में अधिनियमों में उपबंध का उल्लंघन करने वालों को दंड करने का प्रावधान है। यानी कि धारा से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं कि जो भी अपराध होंगे जो दंडनीय होंगे तो दंड का प्रावधान इसमें उल्लेख किया गया है। धारा 59 से 66 में वन्यजीव संरक्षण एवं परीक्षण से संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। यह है आपका धारा 59 से 66 तक। इसके बाद धारा 65 में है निकोबार अंडमान के समूह की जनजातियों के शिकार करने के अधिकारों को अप्रभावित रखने का वर्णन। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसी भी कुछ कुछ जनजातियां हैं दोस्तों जो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, वहाँ के लिए विशेष संरक्षण है, वहाँ अभी किसी को जाने तक नहीं दिया जाता है ताकि कोई भी अनुचित ना हो, क्योंकि वो प्रजातियों का एक विशेष रहन सहन है, उनकी सभ्यता संस्कृति है। अगर वहाँ भी अगर भी इस तरह से कोई बाहरी लोग चल जाते हैं तो उन लोग मार के कांचा चबा के खा जाते हैं। ऐसी अभी भी प्रजातियाँ वहाँ पर निवास करती है। थोड़ा सा यहाँ पर ये छूटा है दोस्तों, इसको अनुसूची लिख लीजिएगा कि अनुसूची 6 में पादप वनस्पतियों, संकटप्रद एवं विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के महत्व का उल्लेख किया गया है इसमें। अब यहाँ पर देखें दोस्तों आगे बढ़ते हुए कि इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी प्राणी विशेष के शिकार करना या मारना अपरिहार्य दशाओं में आवश्यक होता है, यानी कुछ ऐसी प्रजातियाँ हो गई है दोस्तों जो बीमारी से ग्रसित है, उसको मारना आवश्यक है, वो दूसरों के लिए खतरा है, तो वैसी स्थिति में वो प्राणी को मारा जाएगा। तब राज्य की उस मारने के लिए क्या प्रोविजन उसको समझिए। तब राज्य का मुख्य वन संरक्षण जो होंगे उस प्राणी के शिकार की आज्ञा प्रसारित कर सकता है। तो ऐसी जो प्राणी है उसके
शिकार करने के लिए आज्ञा वो पेश करेगा, मतलब वो प्रकाशित करेंगे तब उसका शिकार किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को शिकार निर्देशित क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी किसी भी क्षेत्र को सरकार जो है उस क्षेत्र में शिकार करने से मना घोषित कर सकती है या शिकार करने के लिए निर्देश दे सकती है। इस अधिनियम को 2003 में संशोधन करते हुए इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 रखा गया। यानी कि 1972 को अधिनियम को 2003 में संशोधन किया गया दोस्तों, और इसका नाम रखा गया अधिनियम वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 रखा गया। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हुए अपराध के प्रावधानों को देखेंगे कि क्या प्रावधान थे इसमें अपराध से संबंधित। तो अपराध और दंड का प्रावधान है। इसमें दंड का प्रावधान एवं उन अपराधों के लिए है जिसमें वन्य जीव जो कि इस अनुसूची के सूची 1 और सूची 2 और भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, या उनके शिकार के अंश यानी वन्य जीव के जो शिकार के अंश होते हैं वहाँ पर बात हो रही है दोस्तों कि इसमें दंड के क्या प्रावधान है जो आपके सूची 1 और 2 में उल्लेख किए गए हैं। जिसमें अवैध शिकार या अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा को बदलने के लिए दंड एवं जुर्माना की राशि दी गई है। यानी कि आप कोई भी प्राणी का शिकार कर देते हैं, वन्य अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा में परिवर्तन करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। एक दो दंड का प्रावधान है दोस्तों, अब कम से कम इसका कारावास की सज़ा हो गई है 3 साल का, जो 7 साल की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप ऐसे पाए जाते हैं तो आपको 7 साल तक की सज़ा दिया जाएगा। जो आप सुने होंगे सलमान खान के इसको 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो सत्र अदालत के द्वारा, बाद में उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो यही प्रोविज़न के तहत और कम से कम जो जुर्माना होगा दोस्तों वो 10,000 रुपया, अगर 10,000 रुपया जुर्माना लगेगी और वो गलती किए हैं तो इसके बाद फिर क्या होता है कि 10,000 दे के आप छूट जाते हैं और फिर से आप अपराध करते हैं, यानी कि दोबारा अपराध करने पर जुर्माना 25,000 रुपया होगी। तो इस तरह से इसमें प्रावधान किया गया है आपके 1972 के अधिनियम में। अब थोड़ा समझिए दोस्तों कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। यह संरक्षण अधिनियम को 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था तथा इस अधिनियम को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। यानी कि 80 में लागू हुआ दोस्तों और फिर से 88 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर था। यहाँ पर था लिखा हुआ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसमें जब लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, बाकी सभी राज्यों में लागू था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया था। यानी सबसे पहले अंग्रेजों के काल में ही लागू किया गया था। कब? 1865 ईस्वी में। इसके अंतर्गत वनों की कटाई एवं चराई को नियंत्रित करने का प्रावधान थे। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों कि जो वनों की चराई है और कटाई है उसको नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात 1927 ईस्वी में, यानी कि 1865 के बाद 1927 में वनों एवं संसाधनों से संबंधित कानून को अधिक कठोर एवं सशक्त बनाने के लिए भारतीय वन अधिनियम को पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 65 के बाद जो कानून बना जिसमें आप वनों की कटाई और चराई पर नियंत्रण किया गया और 1927 ईस्वी में फिर प्रोविज़न किया गया, ये सब अंग्रेज काल में ही हो रहे हैं। तो 1927 में वनों से संबंधित कानून को अधिक कठोर बनाया गया और सशक्त बनाने के साथ साथ भारतीय वन अधिनियम को पारित किया गया। इसके बाद 1960 तक देखिए दोस्तों, तो 1927 के अधिनियम व्यक्तिगत स्तर पर लागू होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सफल रहा। यानी कि 1900 अगर देखें दोस्तों तो जो 27 वाला प्रोविज़न था वो 1960 तक लागू रहा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति दंडित होते थे उसी कानून के तहत दंडित होते थे, लेकिन इस अधिनियम में राज्य सरकार एवं वन्य प्राधिकरणों को आरक्षित वनों में अंधाधुंध गैर आरक्षीकरण गैर वनों उपयोग को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण वर्ष 1976 में वनों में भारतवर्ष में के संविधान की राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया और वनों के विनाश को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया गया। अब क्या था कि इसमें जो आरक्षित क्षेत्र था तो आरक्षित क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ों का ये लोग अनारक्षित क्षेत्र का भी उपयोग करने लगे। यानी कि आरक्षित एवं गैर वन उपयोग नियंत्रण करने वाले
क्षेत्र में उपयोग करने लगे, जिससे यहाँ पर देखें तो वनों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पर 1976 में जब संविधान लागू हो गए थे तब तक, तो 1976 में कानून बना करके इसको पहले राज्य सूची का विषय था, उसको हटा के अब समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया और वनों के विनाश को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया। तो इस तरह से आपके 80 वाले प्रावधान हैं। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित है कि वनोन्मूलन के साथ साथ पारिस्थितिक असंतुलन को रोकना, यानी कि जो वनों का विनाश हो रहा है, वनों का उन्मूलन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो पारिस्थितिक जो असंतुलन है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना है, उसको भी असंतुलन हो रहा है उसको रोकने का काम करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वन आते हैं, यानी आरक्षित, गैर आरक्षित, संरक्षित सभी प्रकार के वन इसके अंतर्गत शामिल किए गए। वनों को नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतों के रूप में स्वीकारना, न कि धनोपार्जन के स्रोत के रूप में, यानी वन जो होंगे वो नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत के रूप में उसका उपयोग कीजिए, उसको स्वीकारना है, न कि धनोपार्जन स्रोत के रूप में, यानी कि वन को धन के उत्पादन के लिए या धन से संबंधित कारोबार के लिए इसको उपयोग में नहीं लाना है। वनों की भूमि को विधिक कार्य के लिए उपयोग के हस्तोत्साहित करना, यानी कि वनों की जो भूमि होगी दोस्तों विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग के लिए हतोत्साहित किया जा सकता है, यानी हस्तांतरित किया जा सकता है, इसमें प्रोविज़न किया गया। इसी चलते आप देखते होंगे कि ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार वनों को ही अधिग्रहित करके वहीं पर लगा लेती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो भूमिहीन, गरीब जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के द्वारा वनों के अतिक्रमण को नियंत्रित करना, यानी इसमें प्रावधान किया गया जो भूमिहीन, गरीब हैं, जो जनजाति लोग हैं, अनुसूचित जाति लोग हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा जो वनों का अतिक्रमण हो रहा है, यानी जो वनों का बहुत ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसको एक नियंत्रित करना, उसको नियंत्रित मात्रा में उपयोग करने देना, ये सब प्रोविज़न इसमें किए गए। इस अधिनियम के तहत देखिए दोस्तों, तो और इस अधिनियम में फिर से संशोधन वन संरक्षण अधिनियम 1988 में निम्नलिखित उपभाग होते हैं, यानी कि इसमें संशोधन करते हुए 1988 में कुछ कुछ प्रोविज़न को जोड़े गए, उसको थोड़ा समझिए। विस्तार, प्रसार एवं प्रारंभ की बात हुआ इसमें यह भी कहा गया दोस्तों कि कोई भी वन भूमि या उसका कोई भाग गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा, यानी कि कोई भी जो भूमि होगा दोस्तों उसका प्रयोग जो होगा गैर वन प्रयोजनों के लिए भी उसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सरकार का अधिकार मिला कि जो भूमि है उसका सरकार जो है वो गैर वन प्रयोजन के लिए भी उपयोग कर सकता है। कोई भी वन भूमि या उसका कोई भाग, उपभाग, पट्टा या अन्य किसी निजी व्यक्ति या संस्थान, निगम, प्राधिकरण, संगठन को दिया जा सकता है जो कि केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन प्रबंधन के अधीन नहीं है, यानी कि वैसे वन जो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, वैसे जो वनों को, वैसे क्षेत्रों को यहाँ पर देखें तो किसी संस्था को, निगम को, प्राधिकरण को दिया जा सकता है, किसी निजी व्यक्ति को भी। कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा, यानी कोई जिससे दोस्तों कि आरक्षित वन है या उसका कोई भाग है तो आरक्षित नहीं रहेगा, इसमें प्रोविज़न किया गया। सलाहकार समिति का गठन किया गया। दंड करने का प्रावधान, यानी शासन एवं अधिकारियों को उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया, यानी जो प्रावधान कानून बनाया है उसको नहीं मानिएगा तो आपको दंडित भी किया जाएगा। नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान, यानी नियम बनाने की शक्ति को और प्रोविज़न दिया गया। और निरस्त एवं संचित करना, यानी यहाँ पर कोई भी कानून को निरस्त करना, उसको संचित करने का प्रावधान भी दिया गया। यानी संचित करना मतलब संरक्षित करना। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा मानव के अच्छे जीवन के लिए स्वच्छ और स्वस्थ एवं शुद्ध प्रदूषण रहित पर्यावरण की प्रयास करना प्रत्येक नागरिक एवं जनमानस का कर्तव्य है। तो इस तरह से आपके वन संरक्षण से संबंधित कानून है दोस्तों टोटल। तो आपने पढ़ लिया जल संरक्षण, वायु संरक्षण से संबंधित कानून, ये लास्ट था आपका वन संरक्षण कानून। इसमें और कुछ चीज़ें आपको मिलेगी तो उसको शामिल कर लीजिएगा, पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।